Good morning, student. Good afternoon and good evening. आज क्लास 12th इकोनॉमिक्स आरबीसी बोर्ड चैप्टर नंबर 10 फर्म का संतुलन अर्थशास्त्र क्लासेस आपके लिए कुछ टॉपिक्स लेके आए हैं। पिछले जो वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 9 को जो हमने पढ़ाया था, उम्मीद करता हूँ चैप्टर बहुत अच्छा समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम उन्हीं आगम को, जो हमने आगम पढ़े थे, जो हमने रिवेन्यू पढ़ी थी, उसको हम चैप्टर नंबर 10 में फर्म के इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम यहाँ पर कुछ मेथड पढ़ेंगे और यहाँ पर हम दो मेथड्स के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर नंबर 10 जो है वो दो मेथड पर ही क्या है डिपेंड करता है। तो दोस्तों आज अर्थशास्त्र क्लासेस आपके लिए कुछ टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेगी, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा वो फर्म का संतुलन होगा, जिसमें डेफिनेशन हम पढ़ेंगे कि फर्म का संतुलन क्या है या संतुलन किसे कहते हैं। हम लागत पढ़ेंगे, कॉस्ट क्या है, हम इसमें मार्जिनल कॉस्ट पढ़ेंगे और इसमें पहला मेथड पढ़ेंगे कुल आगम व कुल लागत विधि के द्वारा फर्म के संतुलन को समझाएंगे। दोस्तों ये जो चैप्टर है ये काफी मोस्ट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, यहाँ तक कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है और हर साल आता है, ये फिक्स है। तो उम्मीद करता हूँ चैप्टर आपको समझ में आएगा। थोड़ा बारीकी से पढ़ें इसको, क्योंकि और हो सके तो वीडियो को बार बार देखें, क्योंकि ये जो मेथड मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, जो इसका डायग्राम है, इस डायग्राम को थोड़ा समझने का प्रयास जरूर करें। मैं इसको रफली डायग्राम भी बनाकर आपको दिखाऊंगा आज इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। मैं अरविंद जारवाल अर्थशास्त्र क्लासेस की ओर से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला हम टॉपिक पढ़ते हैं और हमारा टॉपिक रहेगा फर्म का संतुलन या संतुलन किसे कहते हैं। फर्म संतुलन की स्थिति में कब होती है, या ये भी बोल सकते हैं कि वास्तव में संतुलन क्या है, इक्विलिब्रियम क्या है। तो दोस्तों ये बनी हुई डेफिनेशन आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। जब फर्म उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने या घटाने की स्थिति में नहीं होती, मतलब कहने का अर्थ है ना तो प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकती है ना ही डिक्रीज कर सकती है, तो इस प्रकार की सिचुएशन को हम बोलते हैं संतुलन की स्थिति। और या ये बोल सकते हैं अधिकतम लाभ अर्जित कर रही होती है, उस सिचुएशन में वो प्रॉफिट क्या है प्राप्त कर रही होती है, तो उसको हम संतुलन बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। दोस्तों दूसरा है कोस्ट लागत। जैसा कि हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ चुके हैं, लागत क्या होती है, कोस्ट क्या होती है। कोई भी फर्म किसी प्रोडक्शन को करने के लिए जो उस पर पैसा लगाती है, जो उस पर पैसा व्यय करती है, जो खर्च करती है, वही क्या कहलाती है, लागत कहलाती है। तो यहाँ पर फर्म द्वारा किसी वस्तु के निर्माण में जो व्यय किया जाता है, उन्हीं के जोड़ को वस्तु की लागत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों पहले पढ़ चुके इसको, 11th क्लास के अंदर नॉर्मल हम पढ़ते आ रहे हैं कोस्ट क्या होती है, लागत क्या होती है, क्योंकि बिना कोस्ट के किसी भी प्रोडक्शन को हम नहीं कर सकते, या किसी फर्म अपने प्रॉफिट को प्राप्त नहीं कर सकती जब तक वो लागत नहीं लगाती हो या प्रारंभिक व्यय नहीं करती हो। जो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है वो मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत क्या होती है। एक डेफिनेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, किसी वस्तु की इकाई में परिवर्तन करने से कुल लागत में जो परिवर्तन देखने को मिलता है वह क्या कहलाती है, सीमांत लागत कहलाती है। तो फर्म द्वारा वस्तु की एक अधिक इकाई के निर्माण में कुल लागत में जो परिवर्तन होता है उसे उस वस्तु की सीमांत लागत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे, ये तो दोस्तों इंट्रोडक्शन था आपके लिए, उम्मीद करता हूँ इंट्रोडक्शन जरूर समझ में आया होगा, क्योंकि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर आता है, संतुलन क्या, फर्म के संतुलन के बारे में पूछा जाता है। लेकिन आज का जो हमारे टॉपिक है वो रहेगा फर्म के संतुलन की विधियां, क्या मेथड है फर्म के जो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होता है उसको प्राप्त करने के लिए फर्म किस प्रकार दो मेथड्स पे वर्क करती है, दो मेथड पे कार्य करती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे दो मेथड हैं, एक तो है कुल आगम व कुल लागत विधि, और दोस्तों दूसरा जो हमारा मेथड होगा वो है सीमांत आगम में सीमांत लागत विधि। सिर्फ दो ही मेथड है, चैप्टर खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो दोनों मेथड को ध्यान से पढ़ें। फर्स्ट मेथड अगर आपको समझ में आ जाएगा तो सेकंड मेथड नॉर्मल है, समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर जो मोस्ट बनता है वो हमारा फर्स्ट मेथड बनता है, क्योंकि सेकंड मेथड सारा पूछा जा चुका है इस बार के बोर्ड एग्जाम के अंदर, लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो दोस्तों पहला मेथड आज आपको समझाने जा रहे हैं, कुल आगम व कुल लागत विधि के प्रयोग से फर्म के संतुलन को समझाइए। टीआर व टीसी मेथड जो है, टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट, इस मेथड के द्वारा फर्म के इक्विलिब्रियम पॉइंट को समझाने का प्रयास करें। तो इस विधि के अनुसार फर्म का संतुलन उस स्थिति में होगा जहां कुल आगम व कुल लागत में अंतर सर्वाधिक होगा, दोनों के बीच में सबसे ज्यादा जो गैप होगा वहां पर फर्म का कहीं ना कहीं संतुलन बिंदु होगा, या वहां पर फर्म कहीं ना कहीं अधिक लाभ प्राप्त कर रही होगी।
दोस्तों ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम थोड़ा समझने का प्रयास करें। मैं एक रफली डायग्राम आपको बनाऊंगा। पहले मैं आपको ऐसा करता हूँ, एक रफली डायग्राम मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको डायग्राम 100% समझ में आएगा। थोड़ा ध्यान से देखें इस डायग्राम को। रफली डायग्राम बना रहा हूं दोस्तों। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि डायग्राम बनाना सीखना बहुत जरूरी है। यह डायग्राम विदाउट टेबल बनेगा, यहां पर टेबल का यूज नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। टोटल रिवेन्यू पहले इंक्रीज होता है, फिर इक्वल होता है, फिर डिक्रीज होता है। टीआर टोटल कॉस्ट कभी जीरो नहीं होती, लागत हमेशा जीरो कभी नहीं होती। पहले डिक्रीज होती है, फिर क्या होती है, इंक्रीज होती है। टीसी जिन दो पॉइंटों पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट कहलाते हैं सैटिटी पॉइंट कहलाते हैं या संतृप्ति बिंदु कहलाते हैं। सैटिटी पॉइंट कहलाएंगे, ये भी सैटिटी पॉइंट कहलाएगा। इसको संतृप्ति बिंदु बोल सकते हैं। फर्म का जहां पर दोनों के बीच सबसे ज्यादा गैप होगा, सबसे ज्यादा जो गैप होगा वो फर्म का कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। यहां से दोस्तों ये टोटल प्रॉफिट का ये टीपी है। अब यहां पर टोटल प्रोडक्शन मत मान लेना, ये टोटल प्रॉफिट कहलाएगा, कुल लाभ कहलाएगा। अब दोस्तों यहां पर जो ये पॉइंट है इनको हम नाम दे सकते हैं। जैसे इसको हम सी पॉइंट देंगे, ये ओ रह गई। ओ से लेके सी तक जो ये सिचुएशन आपके सामने दिख रही है, ओ से लेके सी तक की जो लागत है ये फिक्स है। इसको हम टीएफसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीएफसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब इतनी तो फर्म लागत स्टार्टिंग में लगाती ही लगाती है। उस समय फर्म का जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है, मतलब ना के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद एल एम एन जे के क्यू और ये पी वर्ड दे देते हैं इसको। बस कुछ नहीं करना। अब आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो आपको गैप दिख रहा है ये गैप ही फर्म का इक्विलिब्रियम। ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है, ये वाला गैप जो दिख रहा है ऊपर देखो दोस्तों, यहां पर मैंने लिखा है कि ये जो मैंने लाइन लिखी है इस लाइन को थोड़ा ध्यान रखना, यही इसका आंसर के रूप में बताएगा कि जहां पर कुल आगम में कुल लागत में अंतर सर्वाधिक होगा वही फर्म का संतुलन बिंदु होगा। तो बस आपको याद रखना है एल बिंदु पर क्या हो रहा है, सी बिंदु पर क्या हो रहा है, ये सभी बातें हम डायग्राम में आपको समझाने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। डायग्राम मैंने आपको रफली बना के दिखाया। ये डायग्राम आप एक बार रफ कॉपी में बना के जरूर देखें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के डायग्राम आपसे नहीं बनेगा। दोस्तों डायग्राम आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं। डायग्राम थोड़ा ध्यान से देखें, सेम वही है जैसे मैंने अभी आपको बना के दिखाया था, कोई अंतर नहीं है यहाँ पर। बस थोड़ा समझने का प्रयास करें। दोस्तों जो ये आपके सामने ये टीएफसी जो दिखाई दे रहा है, ये जो आपको टीआर जो रिवेन्यू जो कर्व दिखाई दे रहा है ये टोटल रिवेन्यू है। और जो ग्रीन कलर में ये शेडिंग आपको दिख रही है ये टीसी, कुल लागत। लागत लगाने पर फर्म को कुल आगम या रिवेन्यू जो प्राप्त होती है, इससे फर्म को जो प्रॉफिट मिलता है उसके लिए हम यहां पर डायग्राम से इसको प्रेजेंट करेंगे।
तो दोस्तों ध्यान से देखें, स्टार्टिंग में क्या होगा, ये जो टीएफसी आपके सामने है ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। तो ओ से के सी तक फर्म टोटल जो लागत है, कुल जो स्थिर लागत है वो इतना पैसा खर्च करती है शुरुआत में। उस समय फर्म को किसी प्रकार का प्रॉफिट नहीं मिल रहा, जीरो प्रॉफिट है, बिल्कुल ना के बराबर है। इसके बाद फर्म जैसे जैसे प्रोडक्शन आगे बढ़ाती है Q1 पे, जैसे फर्म OQ1 प्रोडक्शन को करती है उस समय फर्म की जो लागत है वो पहले लगा चुकी है, तो फर्म की जो लागत है वो लगातार क्या होगी, कम होगी। लेकिन फर्म को थोड़ा बहुत प्रॉफिट या कुल जो टीआर टोटल रेवेन्यू क्या होता है प्राप्त होता चला जाता है। और एम बिंदु पर फर्म को जो टोटल जो प्रॉफिट है वो लगभग शून्य हो जाता है। मतलब पहले ना के बराबर था, मतलब यहां पर फर्म को कुछ ना कुछ प्रॉफिट अब मिल रहा है, कॉस्ट लगातार डिक्रीज होती जा रही है, रेवेन्यू इंक्रीज होता जा रहा है। तो यहां पर जो एम पॉइंट है फर्म का सैटिटी पॉइंट कहलाएगा। कौन सा पॉइंट कहलाएगा, सैटिटी पॉइंट कहलाएगा। ये फर्म का यहां पर जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम सैटिटी पॉइंट बोलेंगे, मतलब मैं इसको संतृप्ति बिंदु बोलेंगे, ठीक है, सैटिटी पॉइंट बोलेंगे, इसको संतृप्ति बिंदु बोलेंगे। इसके बाद फर्म अपने प्रोडक्शन को और ज्यादा इंक्रीज करती है, वो OQ से OQ1 से OQ पे जब फर्म जाती है तो उस समय फर्म की जो कॉस्ट है वो लगातार डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि एक बार कॉस्ट लगती है फर्म के द्वारा, उसके बाद बार बार लागत नहीं लगाई जाती और रेवेन्यू लगातार क्या होता जाता है, इंक्रीज होता चला जाता है। तो यहां पर TC लेस देन TR, ठीक है। तो यहां पर मैं ये बोल सकता हूं, ये जो सिचुएशन है यहाँ पर कुल लागत ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो फर्म को क्या हो रहा है, इस जगह फर्म को लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस, मतलब फर्म को हानि हो रही है, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद एम बिंदु से ई बिंदु तक फर्म को कहीं ना कहीं क्या प्राप्त हो रहा है, प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुल आगम तो ज्यादा है और कुल लागत क्या है, कम है। आगम ज्यादा है दोस्तों, देखो इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये स्थिति क्या कहलाएगी, प्रॉफिट की स्थिति कहलाएगी। किसकी कहलाएगी, प्रॉफिट की। और देखो ये लाइन जो नीचे मैंने आपको टोटल प्रॉफिट दिखा रही है, ये धीरे धीरे यहां पर तो शून्य है, इसके बाद लगातार प्रॉफिट क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है ना, इस पॉइंट पर। तो ये फर्म का संतुलन बिंदु होगा, जैसा कि ऊपर हम यहाँ पढ़ रहे हैं, मैंने आपको भी बताया भी था कि कुल आगम व कुल लागत के बीच में जब अंतर सर्वाधिक होगा तो फर्म का क्या होगा, संतुलन बिंदु होगा। तो यहाँ पर F से E के बीच में सबसे ज्यादा क्या है, अंतर है। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, जैसे जैसे फर्म प्रोडक्शन को और इंक्रीज करने का प्रयास करती है, उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने का प्रयास करती है, Q से Q2 की ओर जाती है, तो उस समय जो टोटल रेवेन्यू है लगातार वो डिक्रीज हो रहा है और टोटल जो कॉस्ट है वो थोड़ी इंक्रीज हो रही है। एंड पॉइंट वापस से सैटिटी पॉइंट आ जाता है, जहां पर फर्म को ना तो लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है। इस पॉइंट के बाद भी अगर फर्म लगातार प्रोडक्शन को जारी रखती है, Q2 से आगे बढ़ने की कोशिश करती है, तो फर्म को ऐसी स्थिति के अंदर रेवेन्यू तो लगातार डिक्रीज होगा, बढ़ती दर से घटेगा, और कॉस्ट क्या होगी, लगातार इंक्रीज होगी। और इंक्रीज होने के कारण फर्म को इस बिंदु पर क्या होगा, लॉस होगा, TC ग्रेटर देन TR। सेम वही सिचुएशन आ जाएगी जो इस पॉइंट पे थी। तो दोनों स्थिति में फर्म को क्या होगा, लॉस होगा। इसलिए फर्म इस बिंदु के बाद प्रोडक्शन जारी नहीं रख सकती, और इसलिए फर्म का जो मेन पॉइंट जो होगा, दोनों सैटिटी पॉइंट की मिड का जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये पॉइंट आपका फर्म का कहीं ना कहीं, ये जो पॉइंट होगा दोस्तों, ये वाला, इस गैप में इसको गहरा कर दे थोड़ा सा, ये फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब होता है संतुलन बिंदु, ये फर्म का संतुलन बिंदु होगा, संतुलन बिंदु। बस आपको ये ध्यान रखना है कि व्याख्या के अंदर जो मैंने बातें बताई है, इन्हीं बातों को आपको बार बार रिपीट करना है। आपको याद रखना है, जहां पर TR TC के बीच में सबसे ज्यादा गैप होगा वो फर्म का संतुलन बिंदु कहलाएगा। और फर्म का TR TC के बीच में जो गैप आपको दिखाई दे रहा है वो आपके सामने ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। ये जो आपको E से F तक की जो दूरी आपको दिखाई दे रही है, ये फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहला रहा है, प्रॉफिट पॉइंट होता है। यहाँ पर फर्म को लॉस हो रहा है,
स्टार्टिंग में फर्म को लॉस होता ही क्योंकि कॉस्ट पहले ज्यादा लग जाती है, रेवेन्यू कम आता है, इसलिए फर्म को लॉस होता है। लेकिन एन बिंदु के बाद भी यदि फर्म प्रोडक्शन को जारी रखती है तो कहीं ना कहीं कॉस्ट में इंक्रीज होगा और रेवेन्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, और फर्म को टीसी ग्रेटर देन टीआर के बराबर क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, फर्म तो इस सिचुएशन में कभी भी काम करना पसंद नहीं करती है। टोटल प्रॉफिट की जो आपको लाइन दिखाई दे रही है दोस्तों, ये टीपी की जो लाइन दिखाई दे रही है, ये पहले धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर एक पीक की स्थिति है, पीक पॉइंट है ये वाला, इसके बाद लगातार डिक्रीज हो रही है, मतलब प्रॉफिट लगातार घट रहा है। तो फर्म इस सिचुएशन में ही अपना वर्क करना पसंद करती है। तो ये जो आपको सबसे ज्यादा जो गैप दिखाई दे रहा है, ये फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है दोस्तों। इसलिए मैं इसको एक व्याख्या के द्वारा आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, डायग्राम के द्वारा। जो चित्र दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर OX अक्ष पर उत्पादन की मात्रा है और OY पर TR और TC या फिर प्रॉफिट को दर्शाया गया है। कुल आगम TR वक्र शून्य से प्रारंभ होता है, क्योंकि उत्पादन की मात्रा शून्य है तो कुल आगम भी क्या होगा, शून्य होगा। ये बात आपको लिखनी है, ठीक है, क्योंकि कुल आगम जो वक्र है TR जो वक्र है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, शून्य से, और TC कहां से हो रहा है, C बिंदु से। क्योंकि शुरुआत में जो आगम है वो जीरो होता है, लाभ हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, रेवेन्यू भी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है ना, ये बात याद रख लेना। तीसरा पॉइंट दोस्तों, कुल लागत TC C बिंदु से प्रारंभ होती है तथा O से C बिंदु तक स्थिर लागत होती है, तथा अगर फर्म का उत्पादन शून्य हो तो लागत OC के बराबर होगी। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर लागत कहीं ना कहीं फर्म की फिक्स होती है, जिसको हम TFC के नाम से जानते हैं। प्रारंभ में की उत्पादन स्तर पर कुल लागत व कुल आगम से अधिक होने पर TC ग्रेटर देन TR फर्म को हानि को बताता है। मतलब स्टार्टिंग फर्म को लॉस होता है, क्योंकि फर्म प्रारंभ में ही एक बहुत बड़ा पैसा खर्च कर चुकी होती है, व्यय कर चुकी होती है, जिसको हम TFC बोलते हैं। इसलिए फर्म को प्रारंभ में स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं जो टोटल प्रॉफिट है वो भी क्या होता है, ऋणात्मक स्थिति में होता है। M बिंदु पर फर्म कुल आगम TR व TC दोनों बराबर होते हैं तो फर्म को न तो लाभ होगा न ही हानि होगी। इस अवस्था को सम स्थिति बिंदु या ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से जाना है, जिसको मैं सैटिटी पॉइंट बता रहा था दोस्तों, उसी को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोल सकते हैं। यहाँ पर फर्म एक इक्विलिब्रियम संतुलन की स्थिति में होता है, ना तो उसको लॉस होता है ना उसको प्रॉफिट होता है, लेकिन फर्म अपने प्रॉफिट को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रोडक्शन करती रहती है। इसके लिए बाद फर्म क्या करती है, उत्पादन के वे एल के मध्य होता है, जहां फर्म को कुल आगम जो है वो लागत से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं फर्म को TR ग्रेटर देन TC, और यहाँ पर फर्म को सबसे ज्यादा प्रॉफिट प्राप्त होता है। 7 पॉइंट पे दोस्तों, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट, जहां पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती है वहां स्पर्श रेखा EF उनके मध्य दूरी अधिकतम होती है और लाभ भी अधिकतम होता है। समतुलन जो बिंदु है वहां पर उत्पादन की मात्रा OQ प्राप्त होती है और लाभ की जो स्थिति है वो S बिंदु पर प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर फर्म को SQ के बराबर क्या होगा, अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। K व Q से और Q और L तक लाभ प्राप्त होता रहता है, परंतु लाभ की मात्रा लगातार घटती रहती है, क्योंकि जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा को आगे बढ़ाया जाता है तो कहीं ना कहीं कॉस्ट में भी क्या होगा, धीरे धीरे परिवर्तन, क्योंकि कुछ ना कुछ खर्चे लगने शुरू हो जाते हैं, मशीनों की घिसावट होना शुरू हो जाती है या नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो इसलिए लगातार कॉस्ट बढ़ती चली जाती है और रेवेन्यू लगातार कम होता चला जाता है। इस कारण से फर्म को कहीं ना कहीं वहां पर थोड़ा बहुत लाभ कम होने लग जाता है। N बिंदु पर टोटल रेवेन्यू टोटल पर वापस से एक जगह स्थित हो जाते हैं, मतलब यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने लग जाते हैं, जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट फिर कह सकते हैं, और सम स्थिति बिंदु का नाम जिसको जानते हैं। इस बिंदु के बाद भी अगर फर्म L बिंदु के बाद भी यदि फर्म अपने उत्पादन को और आगे बढ़ाना चाहती है या उसको पसंद करती है तो कहीं ना कहीं फर्म को यहाँ पर टोटल कॉस्ट इंक्रीज करनी होगी और वहां पर रेवेन्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, और यहाँ पर फर्म को कहीं ना कहीं लॉस का सामना करना होगा। थैंक यू दोस्तों।